Hello everyone, I am Rahul from Sun Valley School. Students, in this session we are going to discuss practice set number 17 of Arihant's book for Jawahar Navodaya Vidyalaya Entrance Examination. इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 to 16 के वीडियो लेकर आए हुए थे, जिसमें हम स्पेशली इस प्रैक्टिस सेट्स के थ्रू मैथ्स के जो प्रॉब्लम होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, उनके जो डिफिकल्टीज हैं उनको क्लियर करने की कोशिश की जाती है इस वीडियो के थ्रू। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इन वीडियोस को पहले के जो वीडियोस हमारे आए हुए हैं उनको वॉच किया है, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, जिन्होंने नहीं वॉच किया वो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर किए गए हैं, वहाँ से जाकर हमारे लिंक को चेक करके वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी हेल्प मिलेगा उनको। तो मैथ्स एक ऐसे सब्जेक्ट है जिस पे स्टूडेंट थोड़ा डर आ जाता है इस चीज को लेकर कि हाउ टू सॉल्व, तो इसी प्रॉब्लम को, इसी डर को, इसी डाउट्स को क्लियर करने के लिए ये वीडियो हम लेकर आए हुए हैं। तो आज का सेशन चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, प्रैक्टिस सेट नंबर 17, इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस इस प्रैक्टिस सेट्स के थ्रू इंक्लूड किए जाते हैं, जिन सारे क्वेश्चंस को हम 1 by 1 करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, विद द कॉन्सेप्चुअल वे, यानी हम इसको 1 by 1 करके जो भी इसके कॉन्सेप्ट है उसको भी क्लियर करते हुए करेंगे। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर ले, जिसमें दिया गया है यहाँ पे 41 to 60 ये 20 क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 41 है इसकी बात करेंगे। समझ में आ रहा है? तो इसमें करना क्या है, करें 875, इसका क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है, 875 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिए गए 8 महीने बाद ऋण का पूरा भुगतान करने के लिए कितने रुपए चुकाने होंगे। ठीक है, अब 875 रुपए 6% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिए गए हैं और 8 महीने बाद ही ऋण का भुगतान करना है, तो कितने रुपए चुकाने होंगे ये जानने के लिए चलिए क्या क्या दिया गया है पहले हम बताते हैं। इसमें मूलधन दिया गया है रुपया 875, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 6% वार्षिक। बेटा आप लोग एक चीज देख लो, क्वेश्चन में आस्क किया गया है 8 महीने बाद, यानी यहाँ पे समय तो महीने में दिया गया है, मंथली आस्क किया गया है, रेट वार्षिक लगा है, तो इस रेट को क्या करेंगे, मंथली में कन्वर्ट कर देंगे। 6% वार्षिक ना रहकर अब ये हम इसको मासिक दर की बात कर लें, तो मासिक दर क्या हो जाएगा, 6/12, यानी मासिक निकालना है तो 12 से भाग दे देंगे, बिकॉज एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 से भाग देने पर आ जाएगा 6/12%, यानी कि 0.5%। समझ में आ रही बात, 1/2% या 0.5%, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया मासिक वाला, यानी ये अब आपका मासिक का दर हो गया। बात कर लें टाइम का, तो टाइम दिया गया इसमें 8 मंथ, यानी कोई 8 महीने, मासिक मतलब महीने, है ना। अब हम बात करते हैं पूरा भुगतान करने के लिए इससे कितने रुपए चुकाने होंगे, तो इससे पहले हम उसका सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज तो निकालने, कितना ब्याज देना पड़ रहा है उसको। तो ब्याज के लिए हम जब फार्मूला जानते हैं क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब देखो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यानी प्रिंसिपल दिया गया है इसमें 875, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने अभी निकाला मासिक 0.5% हो गया है, और टाइम इस इन्होंने कहा 8 महीने की बात की गई है, बटे में 100 कर देते हैं। 875 ये फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, आप लोग जानते होंगे इसके। ठीक है, तो इसी फार्मूले का यूज किया गया है। यहाँ से हमने क्या किया, अब इसको सॉल्व करना है, तो चलिए 8 पंचे 40, यानी इन दोनों का गुणा किया जाए तो 4 आ जाएगा, 4.0 मतलब 4 ही होगा। तो 875 गुणे 4 बटे में क्या 100, तो 4 एकम 4, 25 चौका 100 होता है, 25 से भी इसको काट दें, 25 से कम 25, 25 75, और फिर कितना हो रहा है 125, 25 पंचे 125, यानी 35 आ जाएगा कुल मिला के। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट हियर 35। ये क्या आ गया, ये आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। अब हमें क्या निकालना है, कुल कितना उसको वापस करना पड़ेगा, ऋण कितना चुकाना पड़ेगा, तो कुल कितना चुकाना पड़ेगा, इसके लिए अमाउंट मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल 875 रुपए इसने उधार लिया था, 35 रुपए इसका ब्याज, कुल मिला के 910 रुपए, कितना 910 रुपए उसको चुकाना पड़ेगा। क्या कोई ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है, समझ में आ गई बात, 910 रुपए। हाँ, ऑप्शन नंबर बी एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो टिक कर दीजिए, आपने आंसर फाइंड कर लिया। ओके, तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 41 सॉल्व कर लिया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 की। ओके, इन्होंने कहा 6 अंकीय छोटी से छोटी संख्या, सॉरी
6 अंक की छोटी से छोटी वह संख्या जो अंकों 8, 9, 7, 8, 4 तथा 1 का प्रयोग करके बनाई जा सकती है। क्या क्या दिया गया है? 8, 9, 7, 8, 4 तथा 1 दिया गया है। इन अंकों का प्रयोग करके हमें 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनानी है। तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए इसमें सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट का यूज करेंगे, यानी सबसे छोटे अंक का यूज करेंगे। सबसे छोटा अंक इसमें 1 है। उसके बाद क्या है? उसके बाद इससे ग्रेटर आपका 4 है, फिर 7 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार 8 आया हुआ है, फिर 9 आएगा। इस तरह से ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। इसमें तो किसी को डाउट ही नहीं होना चाहिए। एक चीजें हम लोगों ने क्लास 3rd 4th से ही सीखी है ना। तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शंस की बात करते हैं तो 1 4 7 8 8 9, 1 4 7 8 8 9, 1 4 7 8 8 9, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा ध्यान देना ऑप्शन मैच करने पे, नहीं थोड़ा सा भी अगर मिसमैच किए तो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 42 भी सॉल्व किया। बहुत ही इजी था, इसमें किसी को तो डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43, बेटा जी इसमें करना है निम्नलिखित संख्याओं का जोड़ क्या होगा। तो जोड़ संख्या दशमलव का जोड़ हमें करना है, दशमलव का जोड़ हमें करना है। तो चलिए करते हैं। दिया क्या गया है संख्या, यहाँ पे दशमलव के जोड़ को करना है, तो करके हम आपको दिखाते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले संख्या दिया गया है 23.04 प्लस इसमें करना है 13.032 प्लस 12.121 प्लस 43.003। ये संख्याएं दी गई थी, इन्हें हमें ऐड करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐड करने के लिए सबसे पहले समान दशमलव भिन्न यानी लाइक डेसिमल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे 2 ही अंक है दशमलव के बाद, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, इसका मतलब यहाँ एक 0 बढ़ा लो। अब ये हो गए समान दशमलव भिन्न, सभी में 3-3 अंक हो गए दशमलव के बाद। अब इनको जोड़ना आसान हो गया, 1 बाई 1 करके सारे डिजिट को ऐड करेंगे। सबसे पहले इधर से ही शुरू कर देते हैं। 3 1 4 2 6, 6 और 0 कितना होता है? 6 ही होता है। फिर चलो अब हम शतांक को ऐड करेंगे, यानी इसको 4 3 7 2 9 और यहाँ पे 0, तो 9 ही होगा। फिर 0 0 1 0 1 हो जाएगा। फिर दशमलव लग जाएगा, 3 3 6 2 8 3 11 के 1 हाथ है, यानी हासिल कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी, आप 10th प्लेस की वैल्यू का ऐड करोगे, 2 1 3 1 4 एंड 4 8, 1 4 कैरी था, इस तरह से 9, यानी एक हासिल था 9। कुल मिला के यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 91.196। इसको हमने रो मेथड से किया है, डायरेक्ट ऐड कर दिया है। इसको ऐड करने का कॉलम मेथड भी होता है, लेकिन हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, जैसे भी कर सकते हैं कर लेना है। ठीक है, ऐड तो सिंपल सा ऐड है, बस इतना सा ध्यान रखना है, इसको हमें लाइक डेसिमल्स के फॉर्म में समान दशमलव के रूप में बदलना होता है। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया 91.196। क्या कोई ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है? हाँ, आप देख पा रहे हो ऑप्शन नंबर डी एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो टिक कर दीजिए। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 43 भी सॉल्व कर लिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, इन्होंने कहा जो इसका स्टेटमेंट है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 9, 12, 28 और 30 से भाग देने पर हर बार 3 शेष बचे। तो भाई अभी आपको शेष की बात ही नहीं करना, पहले सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वो छोटी से छोटी संख्या जो 9, 12, 28 और 30 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। और जो संख्या उससे पूर्णतया विभाजित होगी उसी में हम 3 और जोड़ देंगे भाई, तो 3 हमेशा शेष बचता रहेगा। तो पूर्णतया वो संख्या निकालने के लिए जो इन संख्याओं से दी हुई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो, इसके लिए आपने कॉन्सेप्ट सीखा है एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, वो फाइंड करेंगे। ठीक है, क्यों लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है भाई? वो लीस्ट नंबर होता है जो गिवन नंबर से सबसे पहले कटेगी, यानी जो दी गई संख्याओं से सबसे पहले कटेगी, वही हमें निकालना है। छोटी से छोटी संख्या ही तो निकालनी है। तो चलिए हम इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर रहे हैं हम लोग।
आपको संख्याएं क्या क्या दी गई थी? 9, 12, 28 और 30। तो इसका लघुत्तम हम कौन से विधि के द्वारा करेंगे? बहुत सारे तरीके होते हैं हम, बट यहाँ पे हम डायरेक्ट करना है तो हम डिवीजन मेथड यानी भाग विधि द्वारा कर लेंगे। ठीक है, भाग विधि द्वारा करेंगे तो 2 से काटना शुरू करते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, इससे कट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 9 कटेगा नहीं, कॉपी कर लो, जो कटेगा उसे क्यों काटेंगे? केवल 2 छक 12, 2 14 दूना 28, 15 दूना 30, फिर 2 से ही काट देते हैं। 9 को ऐसे कॉपी कर लो, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 15 कटेगा नहीं, कॉपी करो ऐसे। फिर क्या करेंगे? 2 से कटेगा नहीं, 2 से कोई संख्या नहीं कटेगी। चलो 3 से काट देते हैं। 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 7 कटेगा नहीं, कॉपी कर लो, 3 पच्चे 15। इस तरह से अभी क्या करेंगे? 3 से ही काटेंगे, 3 एकम 3, फिर एक ऐसे ही का हाथ मतलब कॉपी हो जाएगा, 7 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। चलो अब 5 और 7 आ जाएंगे, क्यों? 5 से एक बार कट कर देंगे, एक बार 7 से। ये हो गया आपका फैक्टर्स, यानी टोटल फैक्टर जो आएंगे इन्हीं का मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो हमें एलसीएम पता चल जाएगा। ठीक है, कुल मिला के इसके कौन कौन से फैक्टर आए? क्या आए? आप फैक्टर की बात कर लो तो इसमें 2 टाइम्स आया है, 3 भी 2 टाइम्स आया है, 1 फैक्टर ऑफ 5 एंड 7 है। कहने वाला 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब गुणा कर लो, गुणा करने का मतलब 2 दूना 4, 3 12, 3 36, 5 180, 180 सत्ते कितना होता है? 18 सत्ते 126 होता है नहीं, 1260। कुल मिला के 1260 एक ऐसी संख्या है जो संख्याओं 9, 12 और 28, 12, 28 और 30 से पूर्णतः विभाजित है। लेकिन हमें निकालना एक ऐसी संख्या है जिसको इन संख्याओं से भाग देने पर हर बार 3 शेष बचे। तो 3 शेष बचने के लिए हमें इसमें 3 और जोड़ देना होगा, क्योंकि ये तो कट जाएगा पूरी तरह से, यानी 1263। आंसर क्या आएगा? 1263। वो संख्या क्या होगी? 1263। ऑप्शन कोई मैच कर रहा है? हाँ, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी एग्जैक्टली मैच कर रहा है, बिल्कुल आपने टिक कर दिया इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। इन्होंने कहा सरल कीजिए 750 का 28% बराबर 500 का कितना प्रतिशत होगा? वही चीज तो ठीक है, हमें नहीं जो अननोन है उसी को निकालना है, यानी क्वेश्चन मार्क को निकालना है। तो ठीक है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इन्होंने कहा सरल कीजिए 750 का 28% बराबर 500 का क्वेश्चन मार्क इन्होंने लगाया है, क्वेश्चन मार्क प्रतिशत, कितना प्रतिशत है ना। चलिए हम कह रहे हैं 750 का मीन्स मल्टीप्लाई 28/100% को नंबर में यानी भिन्न के रूप में बदल लिया गया। यहाँ से 500 का मान लेते हैं, का मीन्स गुणा होता है, और क्वेश्चन मार्क को मान लेते हैं x प्रतिशत, तो x/100 हो जाएगा। अब यहाँ से 00 कैंसिल, यानी हमने मान लिया क्वेश्चन मार्क को x प्रतिशत है वो, ठीक है, तो x/100 हो जाएगा क्वेश्चन मार्क हटने पे। अब बात कर लें सॉल्व की, तो यहाँ से देखो एक सिंगल जीरो यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, 75 और 28 का गुणा कर दो, और यहाँ से कितना बच रहा है? 5x। 75 और 28 का गुणा कर लो, बटे में 10 सही है, और कहने का मतलब उधर आपका RHS में होल्ड कर रहा है 5x, इधर क्या 75 और 28, 28 पंचे कितना होता है भाई? 28 पंचे होता है 140, क्यों? 30 पंचे 150 होता है, तो 28 पंचे 140 के जीरो। 28 सत्ते कितना होता है? अब ये जानने के लिए 30 सत्ते कितना होता है? 7 तरीके के 210 होता है, तो 210 में 16 घट जाएगा, 196 कितना? 196 और 14 कितना होता है? 196 और 14 210 ही होता है, यानी कुल मिला के 2100 यहाँ आ जाएगा। इनका गुणा 75 और 28 का गुणा करने पे कितना आ जाएगा? 21/10। अब क्या करोगे? बराबर क्या चल रहा था? बराबर इसके 5x चल रहा है। चलो यहाँ से एक सिंगल जीरो और कैंसिल, कुल मिला के x इक्वल टू अगर बात कर लें तो 210/5, और यहाँ से 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 42 आ जाता है। इस प्रकार से x की वैल्यू, x इक्वल टू क्या आ जाता है? 42। इन्होंने x ही तो पूछा था,
तो x इक्वल टू क्या फाइंड कर लिया 42। ओके, तो आंसर क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है 42? यस, आप देख पा रहे हो ऑप्शन नंबर बी एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो टिक कर देते हैं। ओके, इस तरह से आपने इसका भी आंसर फाइंड कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहे हैं एक आदमी अपनी संपत्ति का 1/3 भाग बड़े लड़के को और शेष भाग 1/4 भाग, शेष का 1/4 भाग, थोड़ा सा ध्यान देना स्टेटमेंट में, शेष का 1/4 भाग छोटे लड़के को तथा शेष धन स्त्री को देता है। यदि स्त्री को 1250 मिले तो आदमी को कितना के पास कितना धन था नहीं स्टार्टिंग में उसके पास। तो ये जानने के लिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें सब कुछ एजम्पशन पे ही चलेगा, मान लेंगे, हमें नहीं पता उसके पास कितना था तो हम मान लेंगे कि x रुपए था। कितना था? x था, और x के थ्रू हम निकाल लेंगे। चलो, आदमी के पास माना मैंने, माना आदमी के पास कितना था? आदमी के पास कुल, आदमी की कुल संपत्ति कितना था? पास x रुपए थे। भाई x रुपए थे उसके पास, x रुपए थे। अब उसी x का उसने 1/3 भाग अपने बड़े लड़के को दिया है, यानी लड़के का भाग हो गया, लड़के का भाग, लड़के का भाग की बात करें तो x का 1/3 यानी x इंटू 1/3 मीन्स 1/3x, ये अपने लड़के को दे दिया। शेष भाग, भाई बचा हुआ शेष भाग क्या होगा? शेष भाग की बात करें तो x में 1/3x निकल जाएगा, तो कितना बचेगा? यहां से 3x और माइनस का 1 यानी 2x/3 इतना बचेगा। 2/3x, वही बात 2x/3 भाग बचा जो शेष भाग है। लेकिन इसने क्या किया? शेष का 1/4 भाग छोटे लड़के को दिया है, तो शेष का एक छोटे लड़के का भाग निकालें, तो छोटे लड़के का भाग, लड़के का भाग, छोटे लड़के का अगर भाग निकालना है हमें, तो यहां से शेष जो था यानी 2x/3, इसका कितना? इसका इन्होंने कहा 1/4 भाग मिला उसको, तो शेष का 1/4 निकाल लेते हैं। यहां से 2 1 कम 2, 2 दूना 4, कुल मिला के x/6, 3 दूनी 6, ये छोटे लड़के का भाग हो गया x/6। बात समझ में आ रही है? x/6। अब हम क्या करेंगे? दूसरी बात, स्त्री की बात कर रहा है वो शायद, हाँ, शेष धन स्त्री को दे देता है। अब बचा हुआ धन कितना है? तो अब शेष धन जो स्त्री को मिला, धन जो, या शेष धन जो स्त्री को मिला या स्त्री का भाग था, स्त्री को मिला, तो बचा कितना था? उसी में से x/6 यानी x/6 अपने छोटे लड़के को दिया है, बचा कितना था उसके पास? 2x/3, उसी में से दे दिया x/6, तो 2x/3 माइनस x/6। चलो सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। यहां से इसका एलसीएम 6 आएगा। अब आप करोगे सो 3 2 जा 6 यानी 2 2 जा 4x, और कुल मिला के यहाँ -x, और ये आ जाएगा 3x/6, और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो x/2, यानी ये भाग आ गया आपका लास्ट में जो स्त्री को मिला। सॉरी, ये कौन सा भाग है? स्त्री का भाग हो गया। शेष धन जो स्त्री को मिला x/2 व्हिच इज इक्वल टू, और प्रश्नानुसार वो क्वेश्चन में बता रहा है स्त्री को मिला कितना है। आप देख पा रहे हो क्वेश्चन, तो मैं दिखा दूं आपको। क्वेश्चन में 1250 रुपए स्त्री का भाग था, यानी उसको उतना मिला था, तो स्त्री को मिला है 1250, जो कि बराबर कितने के है? x/2 के बराबर है। तो ठीक है, 1250 x/2 के बराबर कर देते हैं। यहाँ से 2 गुणे 1250 यानी इस तरह से आ जाएगा 2400, 1250 गुणे 2 यानी 2500 हो जाएगा। इट मीन्स उस व्यक्ति के पास कुल धन कितना था? 2500 रुपए थे। कुल धन कितने थे? 2500 रुपए। क्या कोई ऐसा ऑप्शन मिल रहा है? हाँ, ऑप्शन नंबर डी एग्जैक्टली मैच कर रहा है, बिल्कुल टिक कर दीजिए। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई होगी। जैसा क्वेश्चन का स्टेटमेंट था उसी को फॉलो करना था। ओके, आपने मान लिया स्टार्टिंग पे उसके आदमी के पास x रुपए थे, तो हमने कहा ठीक है, लड़के को मिला उस x का 1/4
1/3 भाग, यानी कि 1/3 मतलब 1/3 ऑफ x मीन्स 1/3x हो गया। शेष भाग की बात किया था इन्होंने, तो शेष भाग कितना बचा होगा, x में से 1/3 x को घटा देते हैं तो 2x/3 ये बच जाता है। तो छोटे लड़के को मिला कितना, उसी 2x/3 का 1/4 भाग मिला, तो यानी x/6 मिला छोटे लड़के को। शेष धन कितना बचा, तो अब इस 2x/3 में से x/6 निकाल देते हैं, तो ये शेष धन x/2 आ जाता है जो स्त्री को मिला। 1250 के बराबर था, यानी x बराबर 25 हो गया, ये धन हो गया। ओके, इस तरह से बातें क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट क्या है इसका, कह रहा है किसी संख्या के वर्ग में से यदि उसी संख्या को घटा लिया जाए तो अपने का 7 गुना हो जाती है, वह संख्या कौन सी है, वह संख्या कौन सी है। तो वर्ग में से उसी संख्या को घटा लिया जाए तो अपने का 7 गुना हो जाती है। चलिए मैं इसको दिखाता हूं कैसे करेंगे इसको। किसी संख्या के वर्ग में से यदि उसी संख्या को घटा लिया जाए तो अपने का 7 गुना हो जाती है, वह संख्या बताइए। तो मान लिया, माना वह संख्या x है, वह संख्या क्या है, x है। जब भी ऐसा कभी डाउट हो तो वहां पे आप तुरंत विदाउट हेजिटेशन, एनी हेजिटेशन मान लो x है, वह संख्या क्या है, x है। ठीक है, अब x का वर्ग प्रश्नानुसार करें, उसी संख्या के वर्ग में से यानी उस संख्या को ही घटा दिया जाए, एक्स स्क्वायर में से x को घटा देते हैं तो ये अपने का 7 गुना हो जाता है, यानी 7x के बराबर हो जाता है। बात समझ में आ गई। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ऑलरेडी यही है, प्लस का 7x इधर आ जाएगा, -7x बराबर 0। कुल मिला के यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 0 चलेगा, x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 8 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से दोनों में टर्म्स x कॉमन था, कॉमन कर लिया गया, तो x तो 0 तो हो नहीं सकता, तो कहने का मतलब ये 0 होगा, तो ये 0 होगा तो x माइनस 8 बराबर 0 कर देते हैं, यानी x बराबर 8। यानी वो संख्या क्या है, क्या है, 8। 8 ही वो संख्या है जिसका क्या है, 8 ही वो संख्या है जिसके वर्ग में से उसी संख्या को घटा दिया जाता तो वो अपने की 7 गुनी हो जाती। कैसे, 8 8 64, 64 में से ही 8 घटा दोगे तो 56 आ जाएगा, और 56 8 का कितना गुना है, 7 गुना है। इस तरह से अपने आंसर निकाल लिया। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ए, देख पा रहे हो ना, ऑप्शन नंबर एग्जैक्टली मैच कर रहा है, टिक कर दीजिए, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आप। ओके, तो ये था ना, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही आप लोग भी अपने एग्जामिनेशन में जब भी बैठेंगे तो बिना किसी डर के, बिना किसी डाउट के आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तेजी से। ओके, चलिए हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 48 की, जिसमें कह रहे हैं एक कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर तथा 14 मीटर है, उसमें दरी बिछाने का खर्च 840 रुपए लगता है, तो दरी बिछाने का खर्च प्रति वर्ग मीटर कितना है। लंबाई और चौड़ाई दी गई है कमरे की, मान लेते हैं ये कोई कमरा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई इन्होंने बताया कितना, इन्होंने कहा कमरे की लंबाई दी गई है 20 मीटर, चौड़ाई दी गई है 14 मीटर, इसमें दरी बिछाया जाना है। क्या बिछाया जाना है, दरी। और दरी बिछाने का कुल खर्च आता है 840 रुपए लगता है, तो दरी बिछाने का खर्च प्रति वर्ग मीटर क्या है, तो भाई पूरा कितना एरिया इसका है ये निकाल लो। अगर ये जानना है कि दरी बिछाने का खर्च प्रति वर्ग मीटर कितना है तो कुल एरिया निकाल लो इसका, कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल में दरी बिछाने के लिए जब 840 रुपए लगते हैं तो प्रति वर्ग मीटर में कितना लगेगा ये जानने के लिए 840 में यानी कुल धन में कुल क्षेत्रफल से भाग दे देंगे। ठीक है, चलिए हम इसको करके दिखाते हैं। तो क्या है, कमरे का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। कमरे का कुल क्षेत्रफल, भाई कुल क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, 20 गुणे 14, यानी कुल मिला के 14 गुना 28, 280 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। बात आ गई। इतना मीटर स्क्वायर में दरी बिछाने का जो कुल खर्च आता है 840 रुपए, यानी 280 वर्ग मीटर में दरी बिछाने का खर्च 840 रुपए आता है। 280 वर्ग मीटर में दरी बिछाने का खर्च 840 रुपए लगता है, तो प्रति वर्ग मीटर में दरी बिछाने का खर्च
बिछाने का खर्च कितना आएगा? दरी बिछाने का खर्च अगर बात करते हैं तो कुल धन में जितना उसका खर्चा आया था उसमें कुल जिसका जितना क्षेत्रफल उससे भाग दे दीजिए। 840 बटे ये मीटर स्क्वायर है, बटे में कितना हो जाएगा? 280 मीटर स्क्वायर। ये भी है, नो नो नो, ये तो रुपया था ना, ये कहाँ से मीटर स्क्वायर हो गया? मैंने ये तो होगा, ये वाला नहीं हुआ, ये तो आपका रुपीज है, यानी पैसा है ये। तो पैसे को सिंबल लगाएंगे रुपीज इस तरह से 840 बटे 280 वर्ग मीटर, इस तरह 0 0 काट दीजिए, 28 एकम 28, 28 या 84 होता है, नहीं रुपया 3 प्रति वर्ग मीटर आएगा। कितना आएगा? रुपया 3 प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? रुपया 3 प्रति वर्ग मीटर। ओके भाई, क्या किया गया इसमें? पहले हमने देख लिया इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, 280 वर्ग मीटर है, और कुल खर्च कितना आता है दरी बिछाने का? 840 रुपए। तो प्रति वर्ग मीटर कितना खर्चा आया होगा ये जानने के लिए कुल खर्चे में उसके कुल क्षेत्रफल यानी टोटल एरिया से डिवाइड कर दिया गया, तो 3 रुपया प्रति वर्ग मीटर आ गया आंसर। क्या कोई ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है? हाँ, ऑप्शन नंबर सी एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो इस पे टिक कर देते हैं। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसे ही हम बिना किसी हेजिटेशन के सॉल्व करते रहेंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 49 की। यदि चीनी का मूल्य, इन्होंने कहा क्वेश्चन नंबर 49 यानी 49 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें कह रहे हैं यदि चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उसका खर्च समान हो? पहले जो खपत थी उसके हिसाब से जो खर्चा आता था, ठीक है, लेकिन बाद में क्या हो गया? 25% का दाम बढ़ गया। तो दाम बढ़ गया तो इसका, और वो कह रहा है खर्चा हमें समान चाहिए, खर्चे में किसी प्रकार की वृद्धि ना हो, तो इसके लिए खपत कम करनी पड़ेगी। यही इन्होंने आज किया कि कितने प्रतिशत की कमी की जाए खपत में कि उसके खर्च उसका खर्च समान रहे। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को हम बताते हैं कैसे करेंगे। मान लेते हैं उसका खपत कितना था? x किलोग्राम का था। माना खपत कितना था? खपत मान लेते हैं x किलोग्राम का था, और प्रति किलोग्राम जो कीमत होगी, प्रति किलोग्राम कीमत कितनी होगी? मान लेते हैं वो 100 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से लाता था। तो खर्चा यानी टोटल खर्चे की बात करो तो 1 किलोग्राम की कीमत 100 रुपए है, ऐसे x किलोग्राम लाता था तो कितना हो जाएगा खर्चा? 100 गुणे x, यानी 100 रुपए, सॉरी रुपए 100x का खर्चा होता था उसका। कितना? रुपया 100x का खर्चा। अब 100x आ गया, ये तो खर्चा है समान रूप, यही खर्चा होता था पहले। और हमें अगर अब इसका रेट यानी प्रति किलोग्राम 25% बढ़ जाता है तो हमें क्या करना? हमें खपत में कितनी प्रतिशत की कमी कर दें कि खर्चा समान यानी कि 100x ही रहे। ये जानने के लिए आप करोगे क्या? सुनो, आप मान लेते हैं कि हम इसमें y% की कमी कर दें। कितने की? खपत माना, फिर मान लीजिए माना खपत में y% की कमी की जाए खर्चा समान होने के लिए। माना खपत में y% की कमी की जाए, कमी की जाए, चलो ठीक है कमी की जाए इतनी में, तो खर्चा समान रहेगा। ठीक है, अब चलो इसको देख भी लेते हैं क्या खर्चा सही में समान रहता है? खर्चा समान होना चाहिए। पहले x का खपत था, ठीक है, x किलोग्राम का, लेकिन इसने कहा नहीं इसका y% इसमें से निकल गया, तो x का y% यानी x इंटू y बाई 100 कहने का x गुणे y बटे 100 इसमें से निकल जाएगा। अब इतना ही खपत होता है। रेट बढ़ गया, लेकिन रेट पहले 100 रुपए प्रति किलोग्राम था, लेकिन 25% बढ़ जाएगा तो 125 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 125। लेकिन खर्चा तो वही समान आता है, खर्चा हमने खपत में कमी कर दिया है ना, तो खर्चा तो समान 100x ही आएगा। बात समझ में आ गई? अब आप देखो इसमें से x कॉमन कर लो, यहां से 100 माइनस 100 हो जाएगा, और माइनस का y बटे में 100 ये हो जाएगा
गुणे 125 बराबर 100x। इतनी चीजें क्लियर। x x कैंसिल कर दीजिए। आप क्या करोगे, x x कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा जल्दी से कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ से 100 इंटू 100 यानी 100 माइनस वाई इज इक्वल टू 100 इंटू 100 और डिवाइड बाई ये 125 डिवाइड में चला जाएगा, कुल मिला के 125 नीचे आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब चलो क्या निकालना है, y ही तो निकालना है सर, यही तो y प्रतिशत की कमी की गई थी, इसी को तो निकालना है। तो y निकालने के लिए इसको RHS में भेज दो, बाकी चीजें LHS में लो। यानी 100 माइनस का 10,000 बटे में 125 बराबर का y। चलो y के लिए सॉल्व करना है तो 125 गुणे 100 यानी 125 गुणे 100 मतलब 12,500 माइनस का 10,000 बटे में 125 बराबर y। यानी कहने का मतलब इधर आएगा 2,500, क्यों, बटे में 125, 125 गुना 250 और एक जीरो आ जाएगा, कुल मिला के ये किसके बराबर चल रहा है, y। यानी y बराबर कितना आ गया, 20%। खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी, 20% की कमी की जाएगी। बात समझ में आ गई। कॉन्सेप्ट जो मेन था यहां आपको समझना था, मैंने किया क्या था, मैंने ये किया, इसमें मैंने जो पॉइंट किया ये वाला मेन, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना चाहिए। क्या हमने क्या मान लिया था कि उसकी स्टार्टिंग में खपत x किलोग्राम की थी और जो प्रति किलोग्राम की कीमत थी 100 रुपए थी, ठीक है। लेकिन हमें कुछ खपत में कमी करनी पड़ेगी ताकि खर्चा समान रहे, क्योंकि अभी दाम में 25% की वृद्धि हो गई है, कीमत में 25% की वृद्धि हुई है। तो हमने कहा सर y प्रतिशत की कमी की जाए तो x में से इसी x का y प्रतिशत निकाल दिया जाए, यानी इतना खपत रह जाएगा और जो दाम बढ़ गया है 25% बढ़ जाने पे 125 हो जाएगा। यानी इस खपत का प्रति किलोग्राम की कीमत से गुणा करने पे फिर खर्चे के समान आना चाहिए, लेकिन खर्चा तो सर 100x ही होगा, समान ही होगा। अब इसी को सॉल्व किया गया, यहाँ से x कॉमन करके कट कर दिया गया, x x दोनों तरफ लाई कर रहा था और अब हमने y के लिए सॉल्व किया तो y इक्वल टू कितना आ गया, 20%। यानी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, 20% की कमी। क्या कोई ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए एग्जैक्टली मैच कर रहा है, टिक कर दिया गया। ओके बिल्कुल, आप लोग तेजी से करेंगे ऐसे ही क्वेश्चंस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 अभी मैंने डिस्कस किया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की, यानी 50वें नंबर क्वेश्चन की, जिसमें करें दो संख्याओं का गुणनफल 1800 है। यदि उन संख्याओं का अनुपात 2:9 हो तो छोटी संख्या का वर्गमूल कितना होगा। पहले संख्याएं निकालो फिर छोटी संख्या तो वर्गमूल निकाल ही लेंगे। इन्होंने कहा दो संख्याओं का गुणनफल 1800 है, संख्याओं का अनुपात, संख्याओं का अनुपात दिया गया है 2:9, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, संख्याएं हो जाएंगी, अगर अनुपात दिया गया है तो संख्याएं नहीं हो जाएंगी 2x और 9x। समझ में आ रही है बात। 2x और 3x, छोटी संख्या का दोनों का गुणनफल 1800 दिया गया है, गुणनफल 1800 है तो गुणनफल 1800 के बराबर दिखा देंगे इसका 1800। 2x गुणे 9x बराबर 1800, यानी यहां से दोनों 18x² आ जाएगा और इस तरह से 1800 ही बराबर है 18 एकम 18, 18 एकम 18, 00 100 आ गया, x² बराबर, यानी x बराबर वर्गमूल ऑफ, मतलब वर्गमूल किसका, 100 का वर्गमूल निकालेंगे x बराबर, और यहां से अंडर रूट ऑफ 100 इक्वल टू आ जाएगा 10, x इक्वल टू क्या माना था हमने, इन्होंने कहा छोटी संख्या का वर्गमूल कितना होगा, तो छोटी संख्या का वर्गमूल निकालना है। तो चलो देखते हैं, अभी छोटी संख्या तो हमने निकाला ही नहीं, अभी हमने केवल x निकाला है। x से छोटी संख्या इसमें क्या है, दो संख्याएं, एक 9x है एक 2x है, तो इसमें छोटी कौन सी होगी, जाहिर सी बात है 2x ही छोटी होगी, अतः छोटी संख्या, पहले छोटी संख्या तो निकालो, छोटी संख्या बराबर 2x और 2 गुणे 10 कुल मिला के 20। अब 20 का वर्गमूल, छोटी संख्या का वर्गमूल यानी वर्गमूल निकालेंगे तो अंडर रूट ऑफ 20, और अंडर रूट ऑफ 20 आप जानते हो कितना होता है, 2√5 होता है, 2 दूना 4 पंचे 20, यानी किसके बराबर हो गया, 2 अंडर रूट 5।
ठीक है, यानी यहाँ पे आपका आंसर जो आया 2√5, क्या कोई ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके लिए? देख लेते हैं, क्यों नहीं देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, बिल्कुल ठीक कर देंगे। समझ में आ गई बात? कैसे हुआ? जैसा क्वेश्चन का स्टेटमेंट था और क्या, बस उसी तरह करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सरिता, शांति एवं सुनीता की आयु का अनुपात 4:5:7 है तथा शांति एवं सुनीता की आयु का योगफल 24 वर्ष है, तो शांति एवं सरिता की आयु का अंतर बताओ। देखिए तीनों की आयु का अनुपात दिया गया है, सरिता, शांति और सुनीता, 4:5:7। इसमें शांति और सुनीता की आयु का योगफल दिया गया है, तो शांति और सरिता की आयु का अंतर बताना है। तो बहुत इजी है, चलिए कर लेते हैं, इसको करेंगे यहीं पर कर लेते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन को करना है हमें। सरिता है और कौन है भाई? शांति है और सुनीता। इन तीनों की आयु का अनुपात की बात करें, सुनीता थोड़ा सा इधर उधर हुआ, कोई बात नहीं, 4:5:7। तीनों की अलग अलग, अगर एज निकालना चाह रहे हैं तो एक्स के टर्म्स में क्या रखेंगे? सरिता की उम्र हो जाएगी या सरिता की आयु हो जाएगी 4x। ऐसे शांति की आयु अगर बात करें तो कितनी हो जाएगी? 5x, x के रूप में। और हम बात कर लें किसकी? सुनीता की। सुनीता की आयु हो जाएगी 7x। सबकी अलग अलग आयु निकल गई है x के टर्म्स में। चलिए, अगर इन्होंने कहा है शांति और सुनीता की आयु का योगफल 24 वर्ष है, तो शांति एवं सरिता की आयु का अंतर बताओ। पहले शांति और सुनीता कहाँ है? यहाँ पे। इन दोनों की आयु का योगफल, तो ये हो गई शांति तो शांति से एस से, सॉरी, शांति और सरिता, शांति और सुनीता प्लस सुनीता, दोनों मिलाकर कितने हो गई भाई? 24 वर्ष। शांति और सुनीता 24 वर्ष की हैं, तो 5x प्लस 7x बराबर 24, कुल मिला के यहाँ 12x बराबर 24, और x बराबर आ गया कितना? सॉरी, x बराबर अगर हम सॉल्व करना चाह रहे हैं तो 12 × 12, 12 दूना 24, x बराबर 2 वर्ष। चलिए, अब सबकी आयु हम निकाल लेंगे। अंतर पूछा इन्होंने, तो पहले सबकी आयु तो बता दो कितना कितना है अंतर, चाहे जिसका पूछा होगा हम बता देंगे। किसका किसका इन्होंने पूछा है? सरिता नहीं, देख लेते हैं क्वेश्चन। शांति एवं सरिता की आयु का अंतर, शांति एवं सरिता की आयु का अंतर निकालना है, तो चलिए देख लेते हैं। शांति माइनस सरिता, क्या निकालना है? शांति माइनस सरिता, ये इनकी आयु का अंतर है, कितना होगा ये जानना है हमें। तो ये जानने के लिए सॉल्व करेंगे। शांति की उम्र कितनी दिखाई गई है? हमारे x के टर्म्स में 5x है, तो 5x लिख लेते हैं। और सरिता की उम्र कितनी है? 4x है, तो कुल मिला के x हो गया। और x किसके बराबर था? आपने अभी सॉल्व किया, x बराबर 2 वर्ष है, यानी कि उन दोनों की आयु का अंतर कितना? 2 वर्ष के बराबर है। शांति और सरिता की आयु का अंतर कितना? 2 वर्ष के बराबर है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, टिक कर दीजिए इसको। एग्जैक्टली मैच कर रहा है ना आपके ऑप्शंस में? ओके, तो इस तरह से ये भी आपने सॉल्व कर लिया, इसको भी क्लियर कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। ओके बेटा, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, चीजें आसान होती हैं, डरना नहीं है। जब भी हम एग्जामिनेशन या भी कभी भी क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो पेशेंस के साथ क्वेश्चंस करते रहिए, डरना नहीं है, सारे हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर रखिएगा बस। ओके, हाँ, तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। अभी तो हमने 52 की, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 51 सॉल्व किया था। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। इन्होंने कहा 152 मीटर लंबी
ट्रेन जिसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो उसे एक तार के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा? 150 मीटर ट्रेन जिसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इतनी 150 मीटर लंबी ट्रेन है, सॉरी, तो ठीक है 150 मीटर लंबी ट्रेन है। ये भाई एक ट्रेन है जिसकी खुद की लंबाई अपनी कितनी है? अपनी खुद की लंबाई इसकी 150 मीटर है। ये हो गया 150 मीटर है, इसकी खुद की लंबाई 150 मीटर है। स्पीड की बात किया जाए, इसकी स्पीड की बात किया जाए तो स्पीड इन्होंने कहा है इसकी कितनी है, यहाँ पे 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलो मैं कर देता हूँ, यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा ले लेते हैं ना। ये 150 मीटर लंबी ट्रेन थी, इसकी चाल जो है ट्रेन की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे। एक चीज देखो, आपकी दूरी जो दी गई है वो मीटर में दी गई है और चाल जो दी गई है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो चाल को भी किलोमीटर पर प्रति आवर से आप क्या करोगे, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। और इसके लिए आप जानते हो किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है तो 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो वही किया हमने, 5/18 से गुणा कर दिया, मीटर पर सेकंड में आ गया। कुल मिला के ये हो गया, आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, 9 दूनी 18 और यहाँ 20 दूना 40, 20 पंचे 100/9 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी चाल हो गई। दूरी देखिए, अब इसमें जो क्वेश्चन आस्क किया गया था कि उसको एक तार के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा, तो मेन पॉइंट जो समझना ये है हमें, अगर वो ट्रेन है और यहाँ पे कोई खंभा है, अगर इस खंभे को पार करना है इस ट्रेन को, तो इससे कितनी दूरी चलनी पड़ेगी? अपनी लंबाई के बराबर। कितनी दूरी भाई? ये खंभा है, खंभा, तो इस खंभे को अगर इसे पार करना है ट्रेन को, तो अपनी लंबाई के बराबर, जब इसका ये सॉरी बैक एंड जो है यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है, बैक एंड जो ये वाला है यहाँ पहुंच जाएगा, तब ना बात बनेगी, तब तो इसको पार कर लेगा। और इसके लिए इसे अपनी खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी, यानी इस ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी इसकी खुद की लंबाई, यानी ट्रेन द्वारा चली गई दूरी, ट्रेन द्वारा चली गई दूरी बराबर कितना? वही 150 मीटर लेंथ है उसकी, तो उसी के बराबर उसको दूरी चलना पड़ेगा टू क्रॉस द पोल, यानी उस खंबे को पार करने के लिए। दूरी पता है, चाल पता है, समय निकालना है ना, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी? 150 मीटर। चाल कितनी? 100/9 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये 9 आपका ऊपर चला जाएगा ट्रांसफर होके, इस तरह से आंसर आ जाएगा 150 गुणे 9 बटे में 100, कुल मिला के 15 9 135 और बटे में 100, तो यहाँ से 13.5 सेकेंड। कितना टाइम आ गया? 13.5 सेकेंड, यानी 13.5 सेकेंड में पार कर जाएगा। क्या 13.5 नहीं, 13.5 सेकेंड बोलो उसको। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? देखना पड़ेगा हमें। ऑप्शंस आप देख पा रहे हो, 13 सेकेंड आ रहा है, नहीं, 14 सेकेंड नहीं, 15 सेकेंड नहीं, इनमें से कोई नहीं। यस, क्योंकि हमारा जो आंसर आया वो 13.5 आया है, जबकि इनके हिसाब से आंसर ऑप्शन जो दिए गए हैं वो ऐसा कुछ नहीं है, तो हम इस पॉइंट नंबर डी को, इनमें से कोई नहीं, इसी को टिक कर देंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये भी आपका क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 करें, निम्न ग्राफ की सहायता से अधिकतम और न्यूनतम गेहूं की उपज में अंतर बताइए, बताएं। तो ये भाई ग्राफ दिया गया, इसे को स्टडी करके हमें जो भी क्वेश्चन आस्क किए गए हैं उन्हें आंसर देने हैं। अधिकतम और न्यूनतम गेहूं की उपज में अंतर, तो अधिकतम गेहूं की उपज कब हुई है, ये आपका दिखाया गया है वर्ष, और यहाँ पे उपज, यहाँ पे गेहूं की उपज लाख टन में, और यहाँ वर्ष कौन से वर्ष में, तो सबसे ज्यादा उपज की बात करें तो इस वर्ष 4 से 5 साल के बीच में, यानी इस वर्ष 4 से 5 मतलब 2004 और 2005 की बात कर रहे हैं, सॉरी, यहाँ पे दिया गया है 2001, 2002,
ये वर्ष दिए गए हैं, तो इसी तरह 2004 और 2005 में अधिकतम उपज हुई थी। कितनी हुई थी? तो ये जानने के लिए कितनी हुई थी, आप इसके लेंथ को मेजर करना पड़ेगा थोड़ा सा। कितनी हुई थी? 40 लाख टन के बराबर हुई थी। यानी अधिकतम उपज की बात करें तो अधिकतम उपज बराबर 40 लाख टन। 40 लाख टन। चलो, अब अधिकतम से मिनिमम की बात करना, सबसे कम उपज, यानी सबसे कम उपज कब हुई थी? 2003 और 4 में। तो 2003-4 में कितनी उपज हुई थी? ये अगर बात किया जाए 2003-4 में तो कितनी हुई थी? 20 लाख टन। निम्न, इन्होंने कहा यही तो पूछा, न्यूनतम गेहूं की उपज कब हुई थी? न्यूनतम उपज 20 लाख टन की है। न्यूनतम उपज 20 लाख टन की हो गई। अब अंतर की बात कर रहे हैं, तो अंतर निकालना है, तो 40 लाख टन माइनस 20 लाख टन बराबर 20 लाख टन ही तो बचेगा। क्या बचेगा? 20 लाख टन। यानी इस तरह से आंसर क्या आ जाएगा? 20 लाख टन। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हम लोगों ने इसको क्लियर ही कर दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट 54 की बात कर रहे हैं। अब इन्होंने कहा अंडर रूट 576 डिवाइड बाई 13 इज इक्वल टू 169 डिवाइड बाई 675। बहुत इजी है, करना हम लोगों है, तो चलिए करते हैं। वर्गमूल तो आता है आप लोगों को, आप जानते हो, पहले सिंप्लीफाई कर देता है यहीं से। 13 कम 13, 13 तो ये 169 होता है। ठीक है, आपने कहा सर उसके बाद क्या बचेगा? अंडर रूट 576 जो है और डिवाइड बाई 1 हो जाता है, यहां से मैंने काट दिया उसको। गुणे में क्या है? 13 ऊपर बच रहा है भाई, भाग देने पर बचा है 13, और नीचे आपका अंडर रूट ऑफ 676 यानी वर्गमूल निकालना 676 का। आप ये जानते हो कि जो 576 का वर्गमूल होता है कितना होता है? 24 होता है। निकाल करके देखना, 24 का ही वर्ग होता है 576, यानी इसका वर्गमूल हो जाएगा 24 बटे में 1 गुणे 13, और 676 का वर्गमूल 26 होता है। निकाल कर देख लेना बेटा, आप लोग ये थोड़ा सा क्लियर कर लेना, है ना। वर्ग और वर्गमूल, ये कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग, बहुत काम की चीज है। ठीक है, 13 एकम 13, 13 दूना 26, और यहाँ से 24 बटे यानी 2 एकम 2, 12 दूना 24, कुल मिला के 12। क्या आ गया? 12 का मान होगा 12। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। ओके, तो इसमें टिक कर दिया गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55 की। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 54 क्लियर किया, अब क्वेश्चन नंबर 55 की बात कर लेते हैं, जिसमें जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है वो क्या कर रहे हैं? घोड़ा 440 रुपए में बेचने पर 12% की हानि होती है, तो 10% लाभ के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाए? बेचा कितने में गया था पहले? 440 रुपए में। बेचने पर 12% की हानि हो गई, तो ऐसे में 10% लाभ चाहिए। अभी पहले इसको ये समझना होगा कि खरीद कर कितने में लाया होगा। ये चीजें हमें समझना होगा कि वास्तव में खरीद कर कितने में आया है, यानी इसका क्रय मूल्य कितना था घोड़े का, खरीद कर कितने में लाया गया घोड़ा। ये चीज अगर हम क्लियर कर देते हैं तो फिर चीजें हम डिफाइन कर सकते हैं, जो भी उन्होंने आस्क किया है। यानी एसपी दिया गया है 440 रुपए, ठीक है सर। लॉस इज इक्वल टू दिया गया है 12, लॉस परसेंट है 12% की लॉस है, इसको 12% का लॉस हुआ है, लॉस परसेंट है। और क्या कह रहे हैं? 10% लाभ के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाए? तो 10% लाभ की बात बाद में करेंगे, पहले सीपी निकालो। सीपी इज इक्वल टू होता है एसपी इंटू 100, ये फार्मूला होता है, डायरेक्ट कर लीजिए, वैसे आप करेंगे तभी आएगा यही चीज। एसपी इंटू 100 डिवाइड बाई 100 माइनस लॉस परसेंट। भाई ये फार्मूला होता है सीपी के लिए। नहीं, घोड़े को खरीद कर लाया कितने में गया था? ये घोड़ा है क्या? हाँ घोड़ा ही है। घोड़ा मतलब खिलौने वाला घोड़ा होगा ना, ऐसा थोड़ी ना बड़ा सा घोड़ा 440 रुपए बिक जाएगा। तो एसपी 440 था, गुणे 100 कर दीजिए,
100 माइनस का इसमें 12% का इसको लॉस हुआ था, तो यानी 100 माइनस का 12 हो जाएगा। कुल मिला के 440 का अगर 100 से गुणा करेंगे तो डबल जीरो और साइड में आ जाएगा इसकी, और 12 इसमें से निकल जाएगा तो 88 हो जाएगा। यहाँ 44 से कम 44 और 44 दूना 88 होता है, यानी कुल मिला के 1000/2 हो जाता है, और 1000/2 का मतलब 500 रुपए। यानी कहने का मतलब ये हो गया सीपी घोड़े की क्रय मूल्य जो थी वो 500 रुपए थी, इतने में खरीद कर आया। अब कितना चाहिए लाभ, इसको चाहिए 10% का, तो लाभ के लिए हम 10% लाभ के लिए अगर बात करते हैं, लाभ 10% का चाहिए, लाभ 10% का, तो इसी सीपी पे जो भी लाभ या हानि होता है सीपी पे होगा, तो इसी पर 10% और लगा दीजिए। इसको 500 रुपए में खरीद कर लाया था, 10% लाभ चाहिए इसको, यहाँ से डबल जीरो 50 रुपए का लाभ, यानी अब एसपी कितना होना चाहिए, 500 रुपए में तो खरीद कर ही लाया है, 50 रुपए लाभ लेगा, तो 550 रुपए में, कितने में 550 रुपए में ही खरीद कर सॉरी बेचना होगा, तो उससे 10% का लाभ हो जाएगा। यही तो उन्होंने पूछा था, एक घोड़ा अगर 440 रुपए में बेचने पर 12% की हानि होती है तो 10% लाभ के लिए उसे कितने में बेचा जाएगा, 550 रुपए, क्योंकि उसका क्रय मूल्य ही 500 रुपए है, तो उसे 10% लाभ के लिए 550 रुपए में बेचा जाना चाहिए। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 56 करें, दिया है 4212 भागे 13 बराबर 324, तो 42.12 भागे 1.3 बराबर है। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा डेसिमल कॉन्सेप्ट समझना है हमें। 4212 भागे 13 बराबर दिया है 324, ऐसे रहने दीजिए, या इसको थोड़ा सा हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो इस तरह भी लिख सकते हैं, 4212/13 बराबर 324, ये भी तो लिखा जा सकता है, सही है। चलो अब जो क्वेश्चन इन्होंने आज किया 42.12 भागे 1.3, 42.12 भागे 1.3, क्या करोगे, एक एक अंक दशमलव हटा लो, यहां से एक अंक दशमलव खिसकाओगे तो कितना आ जाएगा, यानी यहां से 421.2 बटे में 13 आ जाएगा। तो अभी भी बात बनेगी नहीं, कहने का मतलब एक अंक और खिसका लो, तो यहाँ एक जीरो बढ़ा लेंगे और क्या है ना, यही तो, एक अंक और खिसका लें, 4212 बटे में 130 या गुणे 10 कर दें, इसको ऐसा भी कर सकते हैं, एक जीरो बढ़ाने का मतलब इसको नीचे गुणे 10 कर देते हैं। अब आप ये बताओ 4212/13 इसका मान कितना था, इसका मान था 324, इसको इन्होंने बताया था 324, तो हम यहाँ रखेंगे 324, और यहाँ बटे में क्या चल रहा है 10, इसका मतलब किसके बराबर हो जाएगा, 32.4 के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर 32.4। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, बिल्कुल। क्या कोई ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन नंबर सी एग्जैक्टली मैच कर रहा है, टिक कर देते हैं, ओके। तो इस तरह से ये पॉइंट क्लियर हो गया, ओके। तो अब हम बात करेंगे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 56 क्लियर किया स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन 57 की, ओके। इसमें दिया गया है 67 का दहाई में सन्निकट है, भाई इसमें अप्रोक्सीमेशन यानी एस्टिमेशन करना है। 67 का दहाई में सन्निकट है, तो दहाई के लिए हम वंस प्लेस चेक करते हैं, जैसे ये 67 है ना, इसको टेंस प्लेस पे राउंड ऑफ करना है, कहने का मतलब ये, तो वंस प्लेस इसका चेक किया जाएगा, भाई वंस प्लेस है मोर देन 5, तो ये 1 से इंक्रीज कर जाएगा, यानी 6 से 7 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। राउंड ऑफ इसका किसके बराबर हो जाएगा, यानी किसके सन्निकट है, 70 के। जाहिर सी बात है ये 60 के ज्यादा निकट है या 70 के, तो ज्यादा निकट तो 70 के है ना, तो बात तो समझ में आ गई होगी, 70 के। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं 58 की। 20 संख्याओं का औसत 15 है, उनमें प्रथम 5 का औसत 12 है, तदनुसार शेष संख्याओं का औसत कितना है। 20 संख्याओं का औसत 15 है, इन्होंने कहा क्वेश्चंस का जो स्टेटमेंट है ये इस तरह है, बीस संख्याओं का औसत, तो मान लीजिए 20 संख्याएं x1 प्लस x2 x3 डॉट डॉट ऐसे करके, ऐसे प्लस करके x
20। इतनी 20 संख्याओं का औसत दिया गया है, तो औसत निकलता कैसे भाई? अगर हम इन संख्याओं का योग, अगर सुनो, सॉरी, क्या दिया गया है? 20 संख्याओं का औसत 15 है, तो 20 संख्याओं का योगफल कितना होगा? 20 संख्याओं का योगफल निकालने के लिए औसत जितना दिया जाता है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स यानी जितनी संख्याएं उससे गुणा कर देते हैं। ये 20 संख्याएं हैं और औसत कितना? 15, यानी 15 गुणे 20, ये 20 संख्याओं का योगफल आ गया। 15 दूना 30, कहने का मतलब 300, 20 संख्याओं का योगफल। अब इन्होंने कहा प्रथम 5 का औसत 12 है, तो प्रथम 5 का औसत यानी प्रथम 5 संख्याओं का योगफल निकाल लो। चलो ये बता देते हैं। प्रथम 5 संख्याओं का योगफल x2, x3, x4 और x5, ये निकालने के लिए इनका औसत जितना दिया गया और इनकी संख्या से गुणा कर देंगे। औसत 12 दिया गया था, संख्या 5 है इनकी, तो 12 पंचे 60, यानी प्रथम 5 संख्याओं का योगफल। तो शेष 15 संख्याओं का योगफल, 15 बची 15 ही ना, संख्याओं का योगफल निकाल लो। तो 20 संख्याओं के योगफल से 5 संख्याओं के योगफल को माइनस कर दो। 300 था 20 संख्याओं का योगफल, 5 संख्याओं का योगफल 60 था, कुल मिला के इसमें 240, ये 20 संख्याओं का योगफल आ गया, सॉरी 15 संख्याओं का। 15 संख्याओं का योगफल, तो औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे में पदों की संख्या। तो कुल पदों का योग मतलब 240 पद है, 15 पदों की बात की गई है, और 15 से भाग देंगे, 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 15 छक्का 90, कुल मिला के 16। इसका औसत कितना आएगा? 16। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? बात समझ में आ गई कैसे हुआ? पदों का योगफल हमने निकाल लिया, उसके आधार पर हमने इसका जो भी क्वेश्चन इन्होंने आज किया था कि 15 शेष संख्याओं का औसत कितना होगा, वो हमने निकाल लिया 15। बात समझ में आ गई? ओके, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी हमने 58 क्लियर किया, बात कर लें 59 की। देखिए इन्होंने कहा ए बी सी एक कार्य क्रमशः 12, 24 तथा 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तदनुसार वे एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में कर सकेंगे, कर लेंगे। तो ये जानने के लिए पहले हम इनके एक एक दिन का काम निकालेंगे। एक दिन का काम निकल जाएगा, उन तीनों के एक दिन का काम जोड़ लेंगे तो पता चल जाएगा कि पूरा काम कितने दिनों में कर पाएंगे। ठीक है, पहले हम मान लेते हैं ए का पूरा काम करता है भाई 12 डेज में, बी करता है सेम। तो चलो एक एक का हम निकालते हैं, एक एक दिन का पहले निकाल लो। तो एज 1 डे वर्क, यानी एज 1 डे वर्क की बात कर लो तो कितना? 1/12। ए का एक दिन का काम 1/12। ऐसे बी के, अगर बी कितना 24 दिन में करता है तो बी के एक दिन का काम बीज 1 डे वर्क, यानी बी के एक दिन का काम अगर हम बात करें तो 1/24। बात समझ में आ रही है? ऐसे सी के एक दिन का काम की बात करें तो 1 डे वर्क ऑफ सी, यानी तो इसमें इन्होंने कहा कि इसके लिए हो जाएगा 1/36। ये तीनों के एक एक दिन का काम आ गया। कभी भी जब भी ऐसे क्वेश्चंस करना तो एक एक दिन का काम निकाल लो। अब ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे? 1 डे वर्क। एस 1 डे वर्क, यानी तीनों के एक दिन का काम निकालना है तो तीनों के एक दिन के काम को जोड़ लो। 1/12 प्लस 1/24 प्लस 1/36। अब इसमें इन्होंने कहा अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो 72 होगा। 36 दूना 72, 24 तिया, सॉरी 36 दूना 72, 24 तिया 72 और 12 छक 72। इस तरह से इसका लघुत्तम जो होगा 72 आ जाएगा। 12 छक यानी 6, 24 तिया यानी 3, 36 दूना यानी 2, कुल मिला के कितना आ गया? 5 और 6 11/72। इतने एक दिन का काम आ गया। तो पूरा काम करेंगे यानी होल वर्क होगा, होल वर्क दे विल कंप्लीट, दे विल कंप्लीट मतलब वे पूरा काम करेंगे, दे विल कंप्लीट होल वर्क इज इक्वल टू, एक पूरा काम था और उनके एक काम में एक दिन के काम से उनके भाग दे देंगे तो पूरा पता चल जाएगा कितने दिन लगेंगे। यानी कहने का मतलब ये बात 1 गुणे हो जाएगा, सॉरी 1 गुणे 72/11 और 11 को 72 को 11 से भाग देने पर क्या आएगा? 11 छक्के 66,
फिर कितना आएगा 6/11 दिन, यानी 6 सही 6/11 दिन लगेंगे उनको, 6 दिन पूरा पूरा लगेंगे और 7वां दिन भी लगेगा, उसमें कुछ समय लगेगा 7वें दिन में। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन नंबर सी एग्जैक्टली मैच कर रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल मैच कर रहा है, टिक कर दीजिए। चलिए, तो आई होप ये क्लियर हो गया। कभी भी जब भी ऐसे क्वेश्चंस काम और समय के क्वेश्चंस आते हैं तो उनको करने के लिए आप यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, हम 1 डे वर्क 1 यूनिट का वर्क निकालेंगे, वो चाहे 1 दिन का हो, 1 मिनट का हो, 1 सेकंड का, कुछ भी ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसे ही कर लेंगे। 1 दिन का निकालेंगे, 1 दिन का काम पता चल जाएगा, तो पूरा काम 1 है तो उस 1 काम में पूरे 1 दिन के काम से उनके भाग दे देंगे, कितने दिन में पूरा काम कर सकेंगे ये पता चल जाएगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो आप इस प्रैक्टिस सेट का है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 60, इसकी बात कर लेते हैं, जिसमें दिया गया है 0.008 गुणे सबका गुणा भाग। पहले हमें यहाँ पे सरलीकरण करना है, कहने का मतलब सिंप्लीफाई करना है। इन्होंने कहा 0.008 मल्टीप्लाइड बाई 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 0.072 डिवाइड बाई, ठीक है, डिवाइड बाई क्या है, इसको हम डिवाइड बाई यहां लिख लेते हैं ऐसे में, वहां नहीं लिखेंगे, है ना। डिवाइड बाई क्या दिया गया इसमें, ये डिवाइड बाई करके दिया गया है, तो इसको हम नीचे लिख लेते हैं, हर में 0.12 फिर गुणे 0.0004। चलो ठीक है। कहने का मतलब देखो, एक चीज हमें यहाँ पे देखना होगा, कितने अंक के बाद दशमलव लगे हैं यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, 5 अंक के बाद इसमें दशमलव हो गया, यहाँ 2 और यहाँ 4, 6, कुल मिला के एक अंक हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, आप लोग भी चीजों को समझेंगे। दशमलव को किस तरह से हटाया जाता है ये देखिए, आप क्या करेंगे, इस दशमलव को अगर हम 3 अंक यहाँ ले आए, कुल मिला के दशमलव को यहाँ से हटा दी तो कितने अंक जाएंगे इसमें, 1 2 3, 3 इसमें से गए, और इसमें से दशमलव को हटाएंगे तो कितने अंक जाएंगे, 3 2 5, यानी 2 इसमें आ जाएंगे। तो 5 अंक का दशमलव यहाँ से हटा दीजिए और 5 अंक का नीचे से भी हटा देंगे, तो कहने का मतलब ऊपर क्या बचेगा, केवल 8 बचेगा, कहाँ गुणे 1 बचेगा। हाँ, इसका अभी हमने नहीं हटाया, 0.072 बटे में 5 अंक का ही हटाना है, तो 2 और 4, अभी 1 अंक रह जाएगा, कितना रह जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, ये 12 और गुणे 0.4, क्योंकि 5 ही अंक तक दशमलव हटाना है, यहाँ 4 अंक है, यहाँ 2, 6 अंक हो जाएंगे, तो हमें 5 अंक तक हटाना था। चलो 1 अंक और बचा हुआ, इसे भी हटा दो, 8 गुणे 1 गुणे 0., ये 1 अंक खिसक जाएगा, तो यहाँ से भी 1 अंक उधर जाएगा, 7 2 बटे में 12 गुणे 4। अब बात समझ में आ गई, चलो अब डिवाइड कर देते हैं, 4 यहां से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर क्या करोगे भाई, आप गुणा कर लो, बाद में भाग दे देंगे, चलो भाग दे देते हैं, 12 एकम 12, 12 छक 72, 0.6 आएगा यहाँ पे, और 2 छक 12, 1.2। कहने का मतलब आंसर क्या आएगा, थोड़ा सा माइंड यूज कर लेते हैं ना, सिंप्लीफाई करना चाहे ऐसे भी कर लें, 1.2। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? हाँ, ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो इस तरह से ये प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट होता है। जो भी इसमें क्वेश्चंस थे हमने, आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही वीडियोस को चेक करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स, हमारे चैनल्स का लिंक दिया गया है, उसको आप क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके।